हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इन्वर्टर, चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हम प्रमोट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, नेक्स्ट टू 3 जो क्लास रहेगी उसमें आपका ये आईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से उस क्लासेस को सारी को देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कोर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर। बेसिकली इन्वर्टर जो है वो डीसी पावर सप्लाई को वेरिएबल एसी पावर सप्लाई में चेंज कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी टाइम पीरियड पर पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है घरों में, उस टाइम पीरियड में क्या होता है, इन्वर्टर जो है वो पावर सप्लाई दे देता है और जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट है वो ऑन हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका काम यही है कि डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में चेंज करना। ठीक है, तो ये जो है, देखिए आप, इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डीसी पावर को डिजायरेबल वोल्टेज की और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया गया है। इस डायग्राम में जो है इनपुट साइड पर जो है इन्वर्टर के जो इनपुट है वहाँ पे डीसी दे रखा है और आउटपुट पर जो है वो एसी दे रखा है। डीसी सप्लाई आपको पता है, ये डीसी है यहाँ पर के डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज रेंज होती है सिंगल फेज में वो होती है 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। चाहे आपके मतलब अगर डोमेस्टिक इक्विपमेंट है या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी ये एज़ पर स्टैंडर्ड है। इंडिया में जो है हम 50 हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज के लिए सप्लाई जो है वो 220 से 240 वोल्ट तक यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसके इन्वर्टर के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका स्मॉल साइज़। तो इसका पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो साइज़ है बहुत स्मॉल होता है। आप कहीं पे भी इसको ईजी टू मोबाइल है कि मतलब कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हो, छोटी शॉप पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और कहीं पे भी बड़े रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पर, हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। बेटर एफिशिएंसी होती है इसकी, जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप इन्वर्टर से आपका लाइट जो है वो स्लो जलेगा या फिर फ़ैन जो है वो हल्के हल्के रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छे से चार्ज है तो वो काफ़ी मतलब अच्छे से मतलब चलता है। फास्ट रिस्पांस रहता है इसका। जैसे आपने देखो जनरेटर वगैरह में क्या करते हैं, हम उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, उसके बाद वो ऑन होता है। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत क्विक रिस्पांस हमें तुरंत ही मिल जाता है। जैसे लाइट गई तुरंत आप इसको तुरंत ही हमें सप्लाई दे देता है उस टाइम पीरियड पर। लेस कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, तो इसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल है कि कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। बेटर रिलायबिलिटी, तो इस पर हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो थे कुछ एडवांटेज। तो बेसिकली इन्वर्टर आपको पता चल गया, इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करे, आपको डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में चेंज कर दे, वो कहलाती है इन्वर्टर। और ये कुछ उसके एडवांटेजेस थे। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर। तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो इन्वर्टर का शो किया गया, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें क्या है, डीसी सोर्स लगाया हुआ है एक, और उसके बाद एक है रेजोनेंट सर्किट और ऑसिलेटर सर्किट, और थर्ड नंबर पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तीन मतलब इक्विपमेंट लगाए गए हैं यहाँ पर। देखिए, डीसी सोर्स जो है वो डीसी सोर्स तो हम ले सकते हैं बैटरी से, किसी भी चीज़ से। रेजोनेंट सर्किट का काम क्या होता है, जो मेन सर्किट है ये इन्वर्टर का। ठीक है, मेन ब्लॉक है, इसी का काम होता है कि इसमें रेक्टिफायर भी लगे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं, जो क्या करता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ लास्ट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देना। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पे मैंने अगर 5 वोल्ट का एसी दिया तो आउटपुट पर मुझे मिनिमम 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टेप अप का मतलब है 6 दे सकता है वो हमको, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 10 दे सकता है, एनीथिंग एल्स, बट बिलो टू 5 नहीं देगा। ठीक है, 5 से कम नहीं देगा वो हमको, वो हमें 5 ही देगा या फिर ज़्यादा देगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है ये। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहली चीज़ तो है फेस पे। जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल फेस क्या होता है, 3 फेस क्या होता है, क्या वोल्टेज रेंज होती है।
तो वही है। तो पहला जो हमारा इसको जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो टाइप्स में बनाएंगे, तो वो सबसे पहला है सिंगल फेज इन्वर्टर और दूसरा है 3 फेज इन्वर्टर। ठीक है, कोई ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है कि जिसको हमें सिंगल फेज इन्वर्टर में यूज़ करना पड़े, या फिर हम उसको 3 फेज इन्वर्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हम जो है इसको थायरिस्टर के कनेक्शन पे भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइड, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ थायरिस्टर यूज इन इन्वर्टर के किस तरीके से थायरिस्टर को यूज़ किया गया है। तो सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर है पहला, दूसरा है पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर और तीसरा है ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, तो फिर से हमने क्या किया, ब्रिज इन्वर्टर को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। फ्रेंड्स, सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर को लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि सीरीज में 2 SCR को लगाया जाता है इसके सर्किट डायग्राम में, और RLC सर्किट का यूज़ किया जाता है कम्यूटेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको इसलिए लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी नीचे मैं आपको शो कराऊंगी। तो उससे पहले देखते हैं कि इसका जो इन्वर्टर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 200 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक। तो इसकी जो रेंज है वो है 200 हर्ट्ज से लेकर के 200 किलो हर्ट्ज तक। और इसमें जो होता है वो एक टाइम पर केवल एक ही SCR ऑन होता है। इसकी जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें सीरियली 2 SCR का यूज़ किया जाता है, सीरियल में कनेक्टर होते हैं वो दोनों SCR। एक टाइम पर T1 SCR ऑन होगा तो उस टाइम पर जो है T2 ऑफ होगा, और जब T2 ऑन होगा तो उस टाइम पर T1 ऑफ होगा। फ्रेंड्स, इसमें ये बात याद रखिएगा कि जो मैंने SCR में आपको पढ़ाया था कम्यूटेशन होता है ना फोर्स और नेचुरली, तो यहाँ पे नेचुरली कम्यूटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम फोर्स कम्यूटेशन करा रहे हैं। ठीक है, एक बार जाकर के वो क्लास भी आप देख लोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं इसको आपको सर्किट डायग्राम दिखाती हूँ क्या है। तो इसकी अगर सर्किट डायग्राम की हम बात करें तो इसके सर्किट डायग्राम में देखिए, सबसे पहले तो ये पावर सप्लाई लगाई गई है VDC। ठीक है, जो सप्लाई है ये DC सप्लाई है, और इसमें देखिए एक SCR यहाँ पे T1 लगाया गया है, एक यहाँ पे SCR T2 लगाया गया है। तो ये जो दोनों SCR हैं, ये दोनों SCR जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। और यहाँ पे देखिए लोड पे जो लगाया गया है वो RLC सर्किट है। पहले है L, फिर है C, फिर है R। जो VL जो है वो यहाँ पे इंडक्टर के बीच की जो पोटेंशियल है वो है, C जो है वो कैपेसिटर के पोटेंशियल को शो कर रहा है, और VR जो है वो इस रजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल है वो है। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि जिस टाइम पर कौन सा SCR ऑन होगा तो कौन सा ऑफ होगा। तो देखिए 2 दिखाया गया है, इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन SCR T1 ऑफ। ये जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है B वाला, उसका मतलब है कि जब आपका SCR1 जो है ये ऑन है और SCR2 जो है ये ऑफ है। तो जो ऑन है वो किस तरीके से काम करेगा, वो करेगा कंडक्शन करेगा, और जो 2 है वो ऑफ का मतलब होता है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उस तरीके से IS जा रही है यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है व्हेन जब SCR1 इज ऑन। दूसरे केस में देखिए, दूसरा केस में क्या है, जब SCR1 जो है वो होगा ऑफ और SCR2 जो है वो होगा ऑन। तो इस टाइम पे जो है देखिए, ये है VDC पावर सप्लाई, ये है LCR इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, और ये ऑन। तो इस टाइम जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। फ्रेंड्स देखिए, आपने देख लिया होगा किस तरीके से इसको शो किया गया है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर की। तो पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर का मतलब होता है कि इसमें जो SCR हैं वो पैरेलली कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इस इन्वर्टर को सेंटर टेप इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो V1 और V2 में वोल्टेज आ जाती है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो है मोड 1 में जो है SCR T1 ऑन स्टेट में कार्य करता है, और मोड 2 में जो है SCR T2 ऑन स्टेट में कार्य करता है। तो एक एक स्टेज में एक एक SCR जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जब SCR T1 ऑन स्टेट में होता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर जो है वो कम्यूटेटर की तरह कार्य करता है। मतलब उस टाइम पे जो है कैपेसिटर का काम होता है कि पावर सप्लाई को ऑफ करना। वैसे आपको अगर पता हो, कैपेसिटर जो है वो DC सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, उसका काम क्या होता है, DC सप्लाई को ब्लॉक कर देने का। तो जब वह SCR T2 को ऑफ कर देता है तो SCR ही उसको कम्यूटेट कर रहा है, और जो है जब T2 ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे T1 जो है वो, और कैपेसिटर जो है वो T1 को ऑफ कर देता है। तो एक बार इसका सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये है इसका जो यहाँ पे देखिए, इसको ये दिखाया गया है लोड,
और ये पूरा वेव फॉर्म है। यहाँ पे है डीसी सप्लाई, ये जो है ये है डीसी सप्लाई, ये है डीसी सप्लाई, ये है SCR1, ये है SCR2, ये है कैपेसिटर, और यहाँ पे ये क्या है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो है ये है डायग्राम है पैरेलल कम्यूटेटिव इन्वर्टर का। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ब्रिज इन्वर्टर की। तो ब्रिज इन्वर्टर जो है वो थ्री फेज सप्लाई का शो किया गया है। तो डीसी सोर्स से 3 फेज AC वोल्टेज जनरेट करने के लिए ब्रिज अरेंजमेंट को शो किया गया है। अगर आपको 3 फेज पावर सप्लाई है तो उस टाइम पे जो है हमको क्या लेना है, AC को लेना है। तो इसमें जो है किसी भी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। 3 फेज इन्वर्टर में 2 मोड का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें 2 मोड जो है वो है 120 डिग्री मोड और एक है 180 डिग्री मोड। तो 120 मोड का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो है सिर्फ 2 SCR, मैक्सिमम 2 SCR ऑन हो सकते हैं। और 180 डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो है वो 3 SCR एक टाइम पे ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शो कराया गया इस विधि में किसी टाइम पर 3 SCR जो है वो कंडक्ट करते हैं। देखिए ये है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे जो है वो डीसी सप्लाई दी जाती है। ये SCR 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से जो है पॉइंट से एक एक हमने जो है कनेक्शन ले रखा है। यहाँ पे CBA है, तो मतलब यहाँ पे जो है आपको 3 फेज सप्लाई आउटपुट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर। तो 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर का जो शो किया गया है सर्किट डायग्राम, और इसमें जो है 120 मोड और 180 डिग्री मोड के होते हैं। 120 का मतलब होता है एक टाइम पे सिर्फ 2 SCR ऑन हो सकते हैं मैक्सिमम, और 180 डिग्री का मतलब होता है एक टाइम पर आपके 3 SCR जो हैं वो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की कि जो इन्वर्टर की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जो जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो पावर स्टेशन से किसी कारण पावर सप्लाई ना आने पर बैटरी में स्टोर डीसी पावर सप्लाई को इन्वर्टर द्वारा एसी में सप्लाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे पता है आपको, अगर किसी टाइम पर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती है तो उस टाइम पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इन्वर्टर के थ्रू सप्लाई दी जाती है। तो एयरक्राफ्ट को प्रयुक्त पावर सप्लाई में एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। यूपीएस में देखो आपने, जब आप कंप्यूटर आप पे जब वर्किंग करते हो और अगर इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे नहीं आती है तो यूपीएस के थ्रू वो जो है क्या होता है यूपीएस के अंदर कि वो उस टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटर को ऑफ कर दो, कुछ देर के लिए सप्लाई आती है तो आप उसको प्रॉपर शट डाउन में जा करके पावर ऑफ कर देते हो कंप्यूटर का। तो पहले उसमें क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, फिर उसमें एक इन्वर्टर सर्किट लगा होता है। ठीक है, तो यूपीएस में भी क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। फिर फोर्थ है आपका हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, और है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लगभग 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी युक्त एसी पावर सप्लाई प्रदान करने में। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो थे वो इसके एप्लीकेशन थे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये PDF लेना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको हमारे पूरे मतलब इस पूरे लेक्चर की आपको PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं चॉपर की। बेसिकली चॉपर्स जो है वो डीसी वोल्टेज और करंट को डीसी वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी सप्लाई को स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना। तो वैसे ही अगर आप डीसी सप्लाई की बात करोगे तो चॉपर्स भी जो है सेम वही काम करता है। इसका काम बस ये होता है कि डीसी वोल्टेज को या तो ज़्यादा कर देगा, ठीक है, या फिर उसको कम कर देगा। तो जहाँ पर हमें डीसी को वेरी कराने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम जो है चॉपर्स का यूज़ करते हैं। देखिए चॉपर्स द्वारा कांस्टेंट डीसी वोल्टेज करंट को वेरिएबल डीसी वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी डीसी टू डीसी कन्वर्जन की, तो वहाँ पर हम जो है चॉपर का यूज़ करेंगे। और दूसरा टॉपिक है इसका कि दूसरा पॉइंट, चॉपर्स को एक फिक्स डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है ट्रांसफार्मर की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर का जैसे हमारा काम होता है सेम वैसे ही काम जो है वो चॉपर्स का होता है। तो चॉपर डीसी को जिस टाइम पीरियड के लिए ऑन रखता है तो वो कहलाता है टी ऑन टाइम, मतलब चॉपर्स ऑन टाइम, और जिस टाइम पीरियड के लिए वो ऑफ करता है वो कहलाता है चॉप ऑफ टाइम। तो देखिए अब आप इसका जो है सर्किट डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम जो है वो बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल है वो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक थायरिस्टर लगाना है और उसके साथ एक क्रॉस में एक लोड लगा देना है। तो यहाँ पर जो है हमारा इनपुट भी डीसी होगा और जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें डीसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट भी डीसी है डायरेक्ट करंट, और जो आउटपुट है वो भी डायरेक्ट करंट है। तो अगर आप इसमें अगर इसकी वेव फॉर्म को देखोगे तो देखिए ये वेव फॉर्म शो की गई है, ये है EL और ये है टाइम।
ठीक है, यह है आपका वोल्टेज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, करंट हो सकता है, और यहाँ पे टाइम है। तो जिस टाइम पीरियड के लिए इसको ऑन किया गया है वो कहलाता है टी ऑन टाइम, और जिस टाइम पीरियड के लिए ऑफ है वो कहलाता है टी ऑफ टाइम। तो सर्किट में थायरिस्टर को एक स्विच की तरह ऑपरेट किया जाता है। स्विच पता ही आपको, स्विच के दो ही काम हो, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक निश्चित समय के लिए फायर किया जाता है तथा टी ऑन समय तक कंडक्ट करता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको ऑन किया जाता है वो कहलाता है टी ऑन टाइम, उस टाइम तक ये कंडक्ट करता है, और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, टी ऑफ कर दिया जाता है, वो कहलाती है इसकी ब्लॉकिंग स्टेज। तो SCR का ऑन एवं ऑफ का चक्र चलता रहता है, और ये जो चक्र है इसी को ही बोलते हैं, और इसका कुछ रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूटी साइकिल्स, वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक रेसिस्टिव लोड के अक्रॉस प्राप्त वोल्टेज का औसत मान होता है EL = E मल्टीप्लाई विद टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो ये जो है ये पूरा का पूरा टी ऑन टी ऑफ जिसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो अगर कभी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, आपको टी ऑन और टी ऑफ टाइम दे दिया जाए चॉपर्स का और बोला जाए कि ड्यूटी साइकिल निकालो, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप वो जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ई यहाँ पे क्या है। ई है इनपुट वोल्टेज, टी ऑन क्या है, टी ऑन जो है वो है मतलब ऑन टाइम जो रहेगा, और टी ऑफ है ऑफ टाइम ऑफ SCR। तो टी ऑन तथा टी ऑफ का सम चॉपिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, जो पीरियड है ऑन और ऑफ होने का ये पर्टिकुलर कहलाता है चॉपिंग पीरियड। तो किसी चॉपर की फ्रिक्वेंसी f है तो उसका टाइम आप बता सकते हो, f होता है 1/t। तो रेशियो टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ कहलाता है ड्यूटी साइकिल। चॉपर द्वारा AC एंड DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इसका जो काम है वो है स्पीड को कंट्रोल करने का। तो बेसिकली चॉपर जो है वो टू टाइप के होते हैं, पता चल गया, या तो वो वोल्टेज को बढ़ा देंगे इनपुट वोल्टेज से, या फिर इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज को वो घटा देंगे। तो उसी क्रम में जो है आप देखिए स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप अप चॉपर क्या होता है, ठीक है। तो इस सर्किट स्टेप अप चॉपर का मतलब समझ गए होंगे। स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज को बढ़ा देना। तो अगर इनपुट साइड पे 5 वोल्ट है, ठीक है, सपोज दैट अगर इनपुट पे 5 वोल्ट है तो आपको आउटपुट पे कितना मिलेगा, एटलीस्ट 5 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, 5, 6, 7, 8 इतना भी हो सकता है, ठीक है, बट बिलो 5 नहीं मिलेगा। तो ये कहलाता है आपका स्टेप अप चॉपर। ठीक है, जितनी इनपुट है उतना तो आउटपुट देगा ही देगा, उससे ज़्यादा ही देगा, बढ़ा कर देना है वैसे तो उसका काम है। तो इस सर्किट में मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है तथा ड्यूटी साइकिल में परिवर्तन कर आउटपुट वोल्टेज को इनपुट से अधिक किया जा सकता है। तो वही आपका टी ऑन टाइम टी ऑफ टाइम में आप अगर चेंजेस कर दोगे तो उसको हम फिर घटा बढ़ा सकते हैं उस टाइम पीरियड को। तो सर्किट में जो स्विच यूज़ किया जाता है उसको जो है स्थान पर फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर यूज़ कर सकते हैं, BJT यूज़ कर सकते हैं, मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, GTO यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट करंट है, DC करंट। तो आपको पता होगा इसमें नेचुरली करंट जीरो नहीं होती है, जबकि AC साइकिल में क्या होता है कि वो करंट जो है वो अल्टरनेटिव करंट होती है। तो वहाँ पर जो है नेचुरल कम्यूटेशन होने का चांसेस रहता है, बट इन केस ऑफ चॉपर इसमें हमें फोर्स कम्यूटेशन ही कराना पड़ेगा, फोर्सफुली ही SCR को हमें ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरली ऑफ नहीं हो सकता। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम है। EDC जो है यहाँ पे इनपुट सप्लाई है, और L जो है वो यहाँ पे इंडक्टर है, और S स्विच है। स्विच की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, थायरिस्टर यूज़ कर सकते हो, BJT यूज़ कर सकते हो, मॉसफेट यूज़ कर सकते हो, GTO यूज़ कर सकते हो। D1 यहाँ पे है डायोड, और कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे EL जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब लोड वोल्टेज है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जिस टाइम के लिए ये बंद हो जाएगा, इसको आप क्लोज कर दोगे, ये क्लोज हो जाएगा, उस टाइम पीरियड पे L में जो होगा वो करंट जो होगी वो स्टोर करता रहेगा। L की प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर जब ये स्टोर हो जाएगा, फिर जिस टाइम पीरियड पे आप इसको ओपन कर दोगे उस टाइम पर डायोड के थ्रू यहाँ पे कैपेसिटर पर कंटिन्यूस हमें आउटपुट मिलती रहेगी। तो एक बार इस बारे में देख लेते हैं। तो जब स्विच S1 अर्थात चॉपर को क्लोज किया जाता है तब इंडक्टर L1 में करंट बिल्डअप होती है, ठीक है। ऑन टाइम के बाद S1 को ओपन किया जाता है अर्थात चॉपर को ऑफ किया जाता है। पहले ऑन करेंगे हम टी ऑन टाइम के लिए, उसके बाद फिर इसको ऑफ कर देंगे टी ऑफ टाइम के लिए। तो करंट ID इस समय D1 में से प्रवाहित होकर कैपेसिटर C को चार्ज करती है, ठीक है। कैपेसिटर C इस चार्ज को स्टोर कर लेता है तथा कंटिन्यूस आउटपुट है वोल्टेज में देता रहता है। तो देखिए इसके वेव फॉर्म है कि ये जो है EL है, ठीक है, यहाँ पे ये DC है, और इस तरीके से फ्लो हो रहा है। यहाँ पे टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम, टी ऑन टाइम के लिए राइज कर गया और टी ऑफ टाइम के लिए ये नीचे चला गया। तो ये करंट वेव फॉर्म है इसकी स्टेप अप चॉपर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेप डाउन चॉपर की। इस सर्किट में कैपेसिटर C द्वारा, तो पहली चीज़ आप ये समझो स्टेप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पर के वोल्टेज को उसको घटा देना।
तो सपोज दैट अगर 5 वोल्ट इनपुट पे था तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मतलब आउटपुट पर आपको जो है अगर 5 वोल्ट आपका इनपुट था तो आउटपुट पर आपको कम ही मिलेगा 5 से, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मतलब बिलो 5 ही मिलेगा, क्योंकि स्टेप डाउन का मतलब होता है कि वोल्टेज को डाउन कर देना। तो इस सर्किट में जो है वो कैपेसिटर सी द्वारा एससीआर का कंपटीशन होता है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें जो है हम इसमें जो है नेचुरली कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसफार्मर और एसी करंट सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे जो है डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई ज़ीरो नहीं होती है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो डीसी सप्लाई होने के कारण करंट की वैल्यू नेचुरली जीरो नहीं होती, इसलिए हमें जो है यहाँ पर फोर्सफुली मतलब फोर्सफुली ही एससीआर को ऑफ करना पड़ेगा। तो जब एससीआर में कंडक्शन होता है तब लोड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है तथा कैपेसिटर सी रेजिस्टेंस R1 के माध्यम से चार्ज होता है। तो जैसे हमने पहले देखा था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो जब एससीआर में कंडक्शन हो रहा है तो उस टाइम के लिए लोड वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है और सप्लाई कैपेसिटर सी और आर के माध्यम से चार्ज होती है। तो SCR2 यहाँ पे जो है 2 SCR का यूज़ किया जाता है। तो SCR2 जो है वो एक ऑक्सिलरी SCR है। ऑक्सिलरी आपने पढ़ा था कम्यूटेशन में कि जो उसको यूज़ ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कैपेसिटर सी SCR2 तथा SCR1 के माध्यम से डिस्चार्ज होता है। सी की डिस्चार्जिंग करंट जो है वो SCR में फ्लो होने वाली लोड करंट का विरोध करती है तथा जब ये दोनों धाराएं समान हो जाती हैं तब परिणामी करंट जीरो हो जाता है तथा SCR जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। देखिए ये है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रखी है, 2 SCR लगा रखे हैं, एक SCR1 और एक SCR2, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पर ये लोड है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी SCR का यूज़ किया गया है। ऑक्सिलरी बेसिकली SCR का यूज़ किया जाता है एक SCR को टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो फ्रेंड्स इसकी ये वेवफॉर्म दे रखी है, देखिए वेवफॉर्म किसी से ड्रॉ की गई है ये। तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव है, बट ये डीसी में है, ये टी है मतलब T/2 मतलब एक टाइम पीरियड के लिए इसको, क्योंकि एक को टी बोलते हैं ड्यूटी साइकिल ही है चोप साइकिल। तो ये T/2 जो टाइम पीरियड है इसको डिवाइड कर दिया 3/2 से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसके जो नोट्स हैं वो आप लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमारे इसके नोट्स जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर, बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर जो है वो एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, एसी को एसी में ही चेंज करना। जैसे इसी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि चॉपर का यूज़ किया गया था डीसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर देना, वैसे ही यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर का काम है एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में ही कन्वर्ट करना। इन्वर्टर क्या काम कर रहा था, इन्वर्टर कर रहा था डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना। उससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टिफायर के बारे में, तो वो कर रहा था एसी को डीसी में चेंज। तो ऐसे ही 4 है, ये प्लीज़ आप याद रखिएगा कि कौन सी डिवाइस क्या काम करती है, किसको किस में चेंज करती है। तो एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सी डिवाइस किसको किस में कन्वर्ट करती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर की। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर होता है और ये एसी सप्लाई को ही एसी सप्लाई में चेंज कर देता है। तो साइक्लो कन्वर्टर एक जो है वो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर है और ये अन्य एक एसी पावर सप्लाई को अन्य किसी भी फ्रिक्वेंसी पर एसी सप्लाई में ही चेंज कर देता है। तो मोस्टली साइक्लो कन्वर्टर जो है वो नेचुरली कम्यूटेटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई जो है वो मतलब ज़ीरो भी हो सकती है एक टाइम पीरियड पर, तो इसलिए वो क्या कर सकता है, वेरी करती है टाइम के साथ एसी सप्लाई, तो इसलिए वो नेचुरली ज़ीरो हो जाती है वोल्टेज, तो इसलिए वो जो है नेचुरली ऑफ हो सकता है। और लेकिन जहाँ डीसी सप्लाई होती है वहाँ पर नेचुरली वो हम उसको कम्यूटेट नहीं कर सकते, नेचुरली ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट बनी रहती है। बट एसी सप्लाई जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्टली जो है वो नेचुरली कम्यूटेटेड होते हैं। और साइक्लो कन्वर्टर का मुख्य अनुप्रयोग है लो स्पीड तथा हाई कैपेसिटी वाली एसी मोटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना के लिए यूज़ किया जाता है इसका। तो फ्रेंड्स अब इसका देखते हैं कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। तो देखिए सर्किट डायग्राम इसका बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बनाए गए हैं पेयर है P1 और N1, एक 2 SCR यहाँ लगाए गए हैं ऊपर, देखिए ये P1 और N1, और यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में भी 2 SCR लगे हुए हैं P2 और N2।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर लगाया गया है, एसी सप्लाई है, पता है आपको सिंगल फेज एसी सप्लाई दी गई है और 50 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो जो आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया वहाँ पे किया गया सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो सेंटर से ही हम लोड को कनेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। यह है प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के मिडिल पॉइंट से लोड को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए 2 पेयर है, यहाँ पे आउटपुट पे जो है एक इंडक्टर एल लगा हुआ है और यहाँ पर 2 पेयर लगाए गए हैं एससीआर के, एक ऊपर की साइड में P1 N1 और नीचे है P2 N2। तो फ्रेंड्स जो गेट जो टर्मिनल है वो P1 और P2 को आपस में कनेक्टेड है। जो गेट टर्मिनल है वो आपस में दोनों के दोनों कनेक्टेड है, और जो आपका N1 वाला जो है उसका भी जो गेट है वो कनेक्टेड है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि जब तक कि आप कोई भी सप्लाई दे दोगे और जब तक आप गेट को ट्रिगर नहीं करोगे किसी भी एससीआर के, तब तक वो उसके अंदर सप्लाई ऑन नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आउटपुट करंट IL शो करी गई है, ठीक है। जो डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। एससीआर का एक ग्रुप पॉजिटिव पोलैरिटी की लोड वोल्टेज तथा दूसरा ग्रुप आउटपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल जनरेट करता है, ठीक है। एससीआर को जो एक ग्रुप है पॉजिटिव पोलैरिटी को लोड को तथा दूसरा जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल की जनरेट करता है। एससीआर P1 तथा P2 के गेट कनेक्टेड है, इनके जो गेट हैं वो मैंने बताया था अभी आपको, दोनों के गेट क्या है वो इंटरनली कनेक्टेड हैं तथा इस प्रकार N1 तथा N2 के गेट भी कनेक्टेड है। तो P1 P2 के गेट कनेक्टेड है और N1 और N2 के गेट कनेक्टेड है। तो जब पॉइंट ए पॉइंट बी की तुलना में पॉजिटिव होता है, जब पॉइंट ए पॉइंट बी की तुलना में पॉजिटिव होता है तो उस टाइम पर एससीआर P1 में कंडक्शन होता है तथा जब पॉइंट ए नेगेटिव होता है तब P2 में कंडक्शन होता है। तो अभी देख लेते हैं कि जब पॉइंट ए नेगेटिव होता है तो उस टाइम पे क्या रहता है। देखिए, तो जब पॉइंट ए पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पीरियड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बट जब सप्लाई जब यहाँ से जाएगी पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एससीआर का है एनोड और ये है कैथोड। तो जब एनोड को पॉजिटिव मिल जाएगा और कैथोड को मतलब मिल जाएगा नेगेटिव, तो उस टाइम पे ये कंडक्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैथोड है तो ये तो एससीआर काम करेगा नहीं इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिल रही है इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो इस टाइम पे सिर्फ आपका ये वाला कंडक्ट करेगा P1 वाला, जब पॉजिटिव है एनोड टर्मिनल जब। और अगर आप एनोड को नेगेटिव कर दोगे तो उस टाइम पीरियड पर तो इसको ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पर इस पेयर का कौन सा कंडक्ट करेगा, ये वाला P2, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर P2 को पॉजिटिव मिल जाएगा तो इस टाइम पर ये कंडक्ट करेगा। तो अगर ए नेगेटिव है तो उस टाइम पे N1 और P2 कंडक्ट करेंगे, और जिस टाइम पर ये ऊपर वाला पॉजिटिव है मतलब एनोड टर्मिनल पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव है, तो उस टाइम पीरियड पर आपका P1 और N2 कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक पेयर का एक एक एससीआर जो है वो एक टाइम पे कंडक्ट करेगा, तो एट अ टाइम 2 एससीआर कंडक्ट होंगे। देखिए, जब फायरिंग एंगल अल्फा का मान परिवर्तन करके प्रत्येक एससीआर के चालन अवधि को परिवर्तित किया जा सकता है। आप फायरिंग एंगल को चेंज कर देंगे तो वो जो उसकी जो कंडक्टिंग टाइमिंग है वो उसको हम चेंज करा सकते हैं। तो रेसिस्टिव लोड पर प्रत्येक एससीआर की चालन अवधि का मान पाई माइनस अल्फा होता है। पाई का मतलब यहाँ पे 180 और मतलब अल्फा जो है वो एंगल है, तो उस हिसाब से वो कंडक्ट करता है। आउटपुट के प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव ग्रुप के एससीआर की फायरिंग पल्स बंद कर दी जाती है तथा एससीआर N1 व N2 फायर किए जाते हैं। तो वो अल्टरनेट मैंने बताया था आपको, उस तरीके से वो चलता रहता है। तो जब ए नेगेटिव होने पर एससीआर N1 में कंडक्शन होता है तो बी नेगेटिव होने पर एससीआर N2 कंडक्ट करता है। तो साइक्लो कन्वर्टर की मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी को प्राय इनपुट फ्रिक्वेंसी का 1/3 तक सीमित रखा जाता है तथा आउटपुट पावर कंट्रोल एससीआर का फायरिंग एंगल में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। देखिए इसका वो है वेवफॉर्म दिखाई शो की गई हैं। देखिए पहले वाले में जो है यहाँ पे P1 कंडक्ट करेगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर P2 कंडक्ट करेगा, फिर यहाँ पर P1 कंडक्ट करेगा। तो ऐसे यहाँ पे जो है वो N1 शो किया गया है, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N1। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लासेस समझ में नहीं आ रही है हमारी, तो आप इससे प्रीवियस क्लासेस को आप देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हो तो आपको फायरिंग एंगल नहीं पता हो, ठीक है, कंडक्शन टाइम ना पता हो,
तो ये जो साइकिल कन्वर्टर मैंने आज जो है कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब आपके जो है इसके सिर्फ टू चैप्टर्स बचे हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और एक है यूपीएस। तो नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस में ये आपका आईसी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं एनालॉग की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को जो हमारे यूट्यूब की जो क्लासेस चल रही है सबको रिकमेंड करिए और शेयर करिए, जिससे कि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो फ्रेंड्स अब हम जो है जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर एनालॉग को स्टार्ट करेंगे। और आप किसी वजह से आप नहीं देख पाए थे उन क्लासेस को, मतलब आप नहीं पढ़े थे, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू।